So welcome to the 15 minutes a day spoken English classes. I hope here we will learn how to speak English as well as how to write English, and more importantly how to speak correct English. Why correct? Because the ones who are going to be present in the live classes, most of them are going to be teachers, और टीचर्स अगर गलत इंग्लिश बोलेंगे तो बच्चे गलत इंग्लिश सीखते हैं. दैट इज़ वाई माई फोकस विल बी ऑन टीचिंग द करेक्ट यूजेज ऑफ इंग्लिश. दोज who are not teachers, for them it is not mandatory to speak correct English. There is a difference between correct English which is by the books, that is important for the ones who have to teach others. क्योंकि अगर सिखाने वाला गलत इंग्लिश बोलेगा तो सीखने वाला भी गलत इंग्लिश सीख लेगा. मगर जिनको सिखाना नहीं है, दोज आर नॉट टीचर्स, उनके लिए करेक्ट इंग्लिश ज़रूरी नहीं है, उनके लिए सिर्फ इंग्लिश आना ज़रूरी होता है. बिकॉज द बेसिक पर्पस ऑफ एनी लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो या पंजाबी हो, दैट इज़ कम्युनिकेशन. सबसे पहला काम भाषा का कम्युनिकेशन है. मैं अपनी बात किसी दूसरे को समझा पाऊँ, दूसरा मेरी बात समझ पाए, मैं उसकी बात समझ पाऊँ. इतना सा पर्पस है किसी भी लैंग्वेज का. तो अगर इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, पंजाबी हो, स्पेनिश हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, कोई भी लैंग्वेज आए, उसका बेसिक किसी भी इंसान को आता है जिसमें वो थोड़ा बहुत समझ लेता है, थोड़ा बहुत समझा लेता है, तो लैंग्वेज का पर्पस सॉल्व हो जाता है. बट एज़ फार एज टीचिंग इज़ कंसर्न्ड, वी कांट अफोर्ड टू नो लेस दैन करेक्ट. सो स्टेप्स क्या हैं, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के स्टेप्स क्या हैं? हियर इन दिस सीरीज़ आई एम गोइंग टू डू ऑल द टॉकिंग because I assume that these videos are going to be on YouTube also. So it will be kind of YouTube teaching, जैसे YouTube पे सारे पढ़ाते हैं. वन वे कम्युनिकेशन होती है, तो इन द वीडियोज़ इट इज़ गोइंग टू बी वन वे कम्युनिकेशन. जो लाइव बैठे हैं उनके लिए एडवांटेज एक ये है कि आफ्टर द वीडियो इज़ ओवर देन यू कैन रेज योर डाउट्स. कोई भी डाउट्स हो माइंड में वो क्लियर कर सकते हैं हम आफ्टर द वीडियो. सो ड्यूरिंग द वीडियो इट विल बी बेसिकली वन वे कन्वर्सेशन. सो एज आई वाज सेइंग कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के स्टेप्स क्या होते हैं. सबसे पहला स्टेप, अगर मैं रैंडम ऑर्डर में लिखूं, एक चीज़ हम लोग जनरली इंग्लिश में करते हैं, मैंने रैंडम ऑर्डर में लिखा है LRSW. वैसे रैंडमली बता देता हूँ. L इज़ फॉर लिसन, R इज़ फॉर रीड या रीडिंग, S इज़ फॉर स्पीक या स्पीकिंग, एंड W इज़ फॉर राइट या राइटिंग. थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तो याद आ जाएगा कि हमने इन सब में सबसे पहली चीज़ क्या करना शुरू की थी. व्हेन वी वर बॉर्न एज चिल्ड्रन, तो बच्चे जन्म लेते ही ना तो हमने लिखना शुरू कर दिया था, ना हमने भाषा आ छोड़ दें, अगर ता मा छोड़ दें, तो हमने भाषा बोलना भी शुरू नहीं कर दिया था, और हमने किताबों से पढ़ना भी शुरू नहीं कर दिया था. तो ऑब्वियसली पहला स्टेप क्या था? जब हमने जन्म लिया, हमारे कानों में कुछ शब्द पड़े. वो शब्द हो सकता है डॉक्टर के हों, या नर्स के हों, या दाई के हों, या कुछ लकी होंगे तो मम्मी के भी हो सकते हैं, रेयर चांस है. बट सबसे पहला स्टेप जो था दैट वाज लिसनिंग. तो हमने सुना. सुनने के बाद धीरे धीरे उन जो शब्द हमने सुने, जो वर्ड सुने, उनको माइंड में हमने दोहराना शुरू किया, एसोसिएट करना शुरू किया. अगर कोई हमें कहता था आओ, कम, इशारे को एनालाइज़ किया कि वो इशारा क्या कह रहा है, और उसके साथ जो शब्द बोला जा रहा है बार बार, उसका मतलब क्या है. तो हमारे माइंड ने इंटरप्रेट करके बताया कि ऐसे इशारा होता है, साथ में कोई बोलता है कम, तो उसका मतलब है मेरे पास आओ, एंड ऐसे करके बोलता है गो, तो उसका मतलब है जाओ. ठीक है, पकड़ो, होल्ड, तो ऐसे करके. तो सभी शब्दों को उनके एग्जैक्ट मीनिंग्स के साथ और एक्शंस के साथ एसोसिएट धीरे धीरे किया. तो एक छोटे से छोटा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया, वैसे वैसे वो सीखता गया और समझता गया कि हर शब्द का उनकी अपनी मदर टंग में, क्योंकि घर पे हम लोग किस में बात करते हैं? मदर टंग में बात करते हैं. एट होम इन इंडिया स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो बचपन से, जन्म से इंग्लिश में बात करना शुरू नहीं कर देते हम लोग बच्चे के साथ, रेयर है. कॉन्ट्ररी टू दोज कंट्रीज़ जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है.
वहाँ पे क्योंकि जन्म से बचपन में ही बच्चे के साथ पहला शब्द ही इंग्लिश में बोला जाता है, उसके बाद इंग्लिश ही आगे बोली जाती है, तो ऑब्वियसली मदर टंग के तौर पे वो इंग्लिश सीख जाते हैं। हम लोगों के लिए ये सेकेंडरी लैंग्वेज है, कईयों के लिए टर्शियरी लैंग्वेज है। पंजाब में है हम लोग, सपोज़ पहले हम पंजाबी सीखते हैं क्योंकि घर वाले पंजाबी बोलते हैं, धीरे धीरे हिंदी सीखना शुरू करते हैं क्योंकि सेकंड हमारे सामने जो एक्सपोजर मिलता है हमें वो इंग्लिश में मिलता है। सारे के सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नहीं पढ़ते, तो बहुत रेयर है कि पंजाबी के बाद सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश सीखने को मिले, जनरली हिंदी। फिर तीसरे नंबर पे जाके जब कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, यहाँ जब इंग्लिश की ज़रूरत महसूस होती है, कभी जॉब सेक्टर में जाते हैं, तब जाके हमें इंग्लिश की तरफ एक्सपोजर भी मिलता है और मन में इच्छा भी जागती है कि हमें इंग्लिश सीखनी है। सो पहला स्टेप लिसनिंग। अगर हम सुन के, सारे शब्दों को सुन के, उनके मतलब समझ के, उसको एसोसिएट करके अपनी मदर टंग सीख सकते हैं, तो सुनकर इंग्लिश क्यों नहीं सीख सकते? सिंपल सी बात है ना। और अगर एक वो बच्चा जिसका दिमाग अभी डेवलप ही नहीं हुआ, फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश, कुछ नहीं पता उसको क्या चीज़ होती है, उसका क्या मतलब होता है, वो भी अगर मदर टंग सीख जाता है, तो हम लोग बड़े जैसे जैसे बड़े हो सकते हैं, सपोज़ अगर स्टूडेंट की बात करूं या टीचर की या पेरेंट्स की, हम लोगों के पास एक बेटर डेवलप्ड दिमाग है जो ज़्यादा सोच सकता है, ज़्यादा समझ सकता है, ज़्यादा एनालाइज कर सकता है, ज़्यादा देर तक रिटेन रख सकता है, याद रख सकता है, एसोसिएट कर सकता है चीज़ों को आपस में। तो हम लोगों के लिए एक लैंग्वेज सीखना इतना मुश्किल काम क्यों है? सोच के देखो, एक छोटे बच्चे के लिए ये ज़्यादा मुश्किल काम था अपनी मदर टंग सीखना, या आज की डेट में हमारे लिए इंग्लिश सीखना मुश्किल काम है? हम इसे सिर्फ मुश्किल बना देते हैं। डर, डर किस चीज़ का? इंसल्ट का, कि अगर हम गलत इंग्लिश बोलेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे। सबसे बड़ा ये डर नॉर्मली हर किसी के माइंड में होता है, जबकि ये डर बिल्कुल बेकार है। अगर वो बच्चा डरता होता उस टाइम पे अपनी मदर टंग सीखने में, तो क्या वो सीख पाता? तो आज भी अगर आप डर बाहर निकाल दो अपने माइंड से, और जैसे वो बच्चा सुन के रिपीट करना शुरू करता है, वो सुनता है, समझता है, रिपीट करता है उन बातों को, मामा, दादा, पापा, आओ, जाओ, रिपीट करता है। वो रिपीट करते करते वो सीखता जाता है। जितना और सुनता है नई चीज़ें, उनको फिर से रिपीट करता है, फिर और सीखता है, तो एडिशन होता जाता है सीखने में। इसी तरह से आप भी अगर अच्छी इंग्लिश सीखना शुरू कर दो, बट जैसे वो बच्चे ने सीखा, बच्चे को हम लोग पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं बोलते कभी भी, मुश्किल मुश्किल चीज़ें नहीं बच्चों के साथ बात करते, बहुत इजी इजी चीज़ें बात करते हैं, आसानी से जो उसको समझ आ जाए। एक एक शब्द पहले, फिर दो तीन शब्द, फिर सेंटेंसेस। इसी तरह से इंग्लिश को भी अगर सीखना है और समझना है अच्छे से, तो यू शुड स्टार्ट लिसनिंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक इंग्लिश। बहुत छोटी छोटी वर्ड्स आपको पहले तो पता होना चाहिए। बच्चे की मदर टंग सीखने में भी उसकी वोकैबुलरी, शब्दावली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही चीज़ एप्लीकेबल है सभी बड़ों के ऊपर भी। बोलना क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश में बोलना क्या है? शब्दों को, बिकॉज सेंटेंसेस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ मीनिंग। तो अगर हमें वो वर्ड्स नहीं पता, वोकैबुलरी नहीं पता, तो वी विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो ग्रेजुअली स्टार्ट फ्रॉम द सिंपल सेंटेंसेस। सुनना, मैं अभी भी सुनने पर ही हूँ, आई एम स्टिल एट द फर्स्ट स्टेप, listening. So if you start listening to good English, simple sentences in the beginning, and then gradually keep on increasing the level of complexity, धीरे धीरे थोड़े और टफ वर्ड्स, पहले बहुत आसान से जो हम रोज़ की रूटीन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, फिर थोड़े उससे सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स। शशि थरूर मशहूर हैं बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स यूज़ करने के लिए। कई बार वो कईयों की दिमाग ऊपर से निकल जाते हैं, पकड़ में आते नहीं हैं, तो ऐसी इंग्लिश भी कई बार काम की नहीं होती। क्योंकि मैंने क्या बोला, लैंग्वेज का पर्पस क्या है? सामने वाले को अपनी बात समझाना। आप इतने भारी भारी वर्ड्स बोल दो इंग्लिश के जो सामने वाले को समझ ही नहीं आए, वो पूछे हाँ जी की मतलब, और साथ में बेचारा डिक्शनरी पर रोल हो, तो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ लैंग्वेज का। सो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सुनने में भी सिंपल इंग्लिश सुनो, उसको समझो, मेमोराइज़ करने की कोशिश करो, और जब बोलने की बात आएगी तो भी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले सबसे आसान सेंटेंसेस, फिर धीरे धीरे थोड़े थोड़े टफ। कोई भी भाषा का स्ट्रक्चर ही ऐसे बना होता है। छोटे बच्चे होते हैं, उनको पहले अक्षर सिखाए जाते हैं, फिर मात्राएं सिखाई जाती हैं, फिर अक्षरों को और मात्राओं को जोड़ के शब्द बनाना सिखाया जाता है,
उसके बाद शब्दों को जोड़ के सेंटेंस बनाना सिखाया जाता है, पहले आसान फिर कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से आपने इंग्लिश को लेना है। जब आप सोचते हो कि शुरू में ही प्रकांड पंडित बन जाएंगे इंग्लिश के, विल स्टार्ट स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश राइट फ्रॉम द डे वन, प्रॉब्लम वहाँ पे होती है। ठीक है, कमज़ोरी को ताकत बनाना होता है। सो फर्स्ट स्टेप इज़ लिसनिंग। हम सुनते हैं, समझते हैं, अपनी वोकेबलरी में शब्दों को ऐड करते हैं, धीरे धीरे वो बैंक बड़ा होता जाता है और वो शब्द धीरे धीरे मुंह से निकलना भी शुरू हो जाते हैं। देन वी स्पीक। दूसरा स्टेप क्या है? सुनने के बाद हम बोलते हैं। घर पे बच्चा बार बार एसोसिएट बच्चे के साथ करो। दूसरे नंबर पे बच्चा लिखना नहीं शुरू कर देता या पढ़ना नहीं शुरू कर देता, मम्मी पापा की बातें सुनता है, रिलेटिव्स की बातें सुनता है और उसको दोहराता है। सो इट इज़ रिपीटिशन। रिपीटिशन इज़ ऑलवेज डन इन द फॉर्म ऑफ स्पीकिंग। सो अच्छी इंग्लिश सुनो और उस इंग्लिश को दोहराओ, बोलो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक बोलोगे नहीं तब तक नहीं आनी, चाहे जितनी मर्जी सुन लो, बिकॉज आपकी जो ये ज़ुबान है ना, उसको भी प्रैक्टिस चाहिए होती है। शरीर के हर हिस्से को प्रैक्टिस चाहिए होती है। मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ कि हम चलना कैसे सीखते हैं? प्रैक्टिस। हम स्कूटी चलाना, साइकिल चलाना कैसे सीखते हैं? प्रैक्टिस। कार चलाना कैसे सीखते हैं? प्रैक्टिस। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जिसकी सिर्फ थ्योरी पढ़ के आप सीख जाओ, जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं करते। सो डोंट यू एवर थिंक कि दुनिया का कोई भी ऐसा टीचर होगा जो सिर्फ बोलेगा और आप सिर्फ सुनोगे और आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। नॉट पॉसिबल एट ऑल। यू विल हैव टू स्पीक, यू विल हैव टू प्रैक्टिस व्हाट यू आर लर्निंग। तो उसको दोहराना ज़रूर पड़ेगा। आपकी ज़ुबान को, उन शब्दों को बोलने की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, राइट। देन वी कम टू रीडिंग। तीसरे नंबर पे इंसान रीडिंग सीखता है, पढ़ना सीखता है, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए जो अक्षर मिलेंगे, जो शब्द मिलेंगे, जब तक उसको पता ही नहीं होगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, वो लिखेगा कैसे? सो आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। आइडेंटिफिकेशन होने के बाद, सभी अक्षरों की पहचान होने के बाद, शब्दों की मात्राओं की पहचान होने के बाद वो लिखना सीखता है। तो चौथे नंबर पे राइटिंग आती है। तो इन क्लासेस में इट इज़ अप टू यू पीपल whether you want to stick to only listening and speaking, काम चल जाएगा, ठीक है। बट एज आई सेड, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट टीचर्स, तो टीचर्स को पढ़ना भी पड़ता है और लिखना भी पड़ता है। तो आई एक्सपेक्ट कि बाय द एंड, जब भी कभी ये सीरीज़ एंड होगी, आप इन दो एस्पेक्ट्स के ऊपर भी फोकस करोगे। क्योंकि अगर आप गलत इंग्लिश पढ़ते हो चैप्टर पढ़ते टाइम क्लास में, इफ़ यू आर स्पीकिंग एनी वर्ड्स एंड यू प्रोनाउंस देम रॉन्ग, तो बच्चा भी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन सीखेगा। एंड इफ़ यू विल राइट एनी वर्ड्स रॉन्ग ऑन द बोर्ड, तो बच्चा भी वो रॉन्ग ही सीखेगा। प्रॉब्लम टीचर्स के साथ ये है कि बच्चे टीचर्स को नेक्स्ट टू गॉड मानते हैं। मम्मी डैडी कई बार समझाने की कोशिश भी करें कि बेटा नहीं, ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है, तो बच्चा बोलता है नो, मेरी टीचर ने बोला है ऐसे होता है तो ऐसे ही होता है, आप गलत हो, मेरा टीचर गलत नहीं हो सकता। सो इतनी अच्छी एक इम्पॉर्टेंट इमेज बच्चों के माइंड में टीचर्स की होती है। सो वी हैव टू लिव अप टू दैट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन, राइट। सो वी विल ऑल्सो ट्राई टू फॉलो दीज स्टेप्स, बट साइड बाय साइड आई ट्राई टू improve your vocabulary also gradually, as I said, simple to complex. So like I said, there is a basic structure. First of all, हम लोग अगर इंग्लिश की बात करें, अल्फ़ाबेट, सिंपल लैंग्वेज में ABC, राइट। अब कई बार ऐसा होता है कि हम ये बोल देते हैं अल्फ़ाबेट्स सीखने हैं, अल्फ़ाबेट्स को हम लोग प्लूरल बोल देते हैं। कारण क्या? प्लूरल क्या होता है? वो ABCD A to Z जो है, A to Z, इसको हम अल्फ़ाबेट्स बोल देते हैं, ठीक है। तो मैं इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है, बोलते हैं 26 रॉन्ग। इन इंग्लिश देयर इज़ ओनली वन अल्फ़ाबेट। ये इंग्लिश की जो वर्णमाला है उसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। इन अक्षरों को अल्फ़ाबेट्स नहीं कहते, ये लेटर्स हैं, लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट।
करेक्शन अल्फ़ाबेट। ओके, अल्फ़ाबेट एक है और लेटर्स 26 हैं, ठीक है। जैसे हिंदी की वर्णमाला है, वर्णमाला में आगे उसके स्वर और व्यंजन टोटल अक्षर जितने भी होते हैं। तो यहाँ पे A to Z 26 हैं हमारे पास, 26। इनमें से 5 को हम लोग वॉवल्स गिनते हैं, A, E, I, O, U। ये क्या है? मात्राएं। जैसे हिंदी में, पंजाबी में मात्राएं होती हैं, ठीक है, स्वर, वैसे ही इंग्लिश के वॉवल्स हैं। अगर मात्राओं की तरह से सोचोगे तो आसान हो जाएगा, क्योंकि जब हम हिंदी लिखते पढ़ते बोलते हैं, पंजाबी लिखते पढ़ते बोलते हैं, तो हम लोग अक्षर के साथ मात्राएं लगाते हैं, तो हम उसको वो साउंड देते हैं, उसकी आवाज़ वैसे निकालते हैं। वैसे ही अगर हम लोग इनको मात्राओं की तरह से लेना शुरू करेंगे तो हम इनका सही साउंड भी पकड़ पाएंगे और वर्ड्स को सही तरह से पढ़ भी पाएंगे, राइट। इनके साउंड में भी कन्फ्यूज़न रहती है। बहुत से लोग हैं ए का साउंड आ बोल देंगे, ए का साउंड क्या होता है? आ नहीं होता, ए। ओके, वॉवल से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपने चैनल पे डाल रखे हैं, उसमें मैंने वॉवल साउंड क्लियर किए हुए हैं। तो जो साउंड है वही साउंड बोलते टाइम निकलना चाहिए किसी भी अक्षर का, तो जाके प्रोनाउंसिएशन सही होती है। प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत है, क्योंकि एक शब्द होता है नाउन और एक होता है प्रोनाउन, और कई लोग प्रोनाउन के साथ प्रोनाउंसिएशन को एसोसिएट कर देते हैं और वो बोल देते हैं प्रोनाउंसिएशन। दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, इट इज़ प्रोनाउंसिएशन, नॉट प्रोनाउंसिएशन। ओके, सो प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होनी चाहिए, उच्चारण करेक्ट होना चाहिए, तो हमारी इंग्लिश भी अच्छी लगती है। अगर सपोज़ हम लोग इंग्लिश बोलना सीख भी गए मगर हम शब्दों को बोल ही गलत रहे हैं, तो वो इंप्रेशन अच्छे पढ़ने के बजाय बुरा पड़ जाएगा, राइट। सो इन लेटर्स यानी अल्फ़ाबेट्स में वॉवल्स और उसके बाद बचे 21 कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के जोड़ के साथ बनते हैं वर्ड्स। हिंदी में, पंजाबी में शब्द, इंग्लिश में वर्ड्स। देन कम, और वर्ड्स को जब हम जोड़ते हैं आगे पीछे रख के तो बनते हैं सेंटेंसेस। अब जब हम सेंटेंसेस की बात करेंगे तो सिंपल सेंटेंसेस भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। हमें स्टार्ट करना है सिंपल से, बढ़ना है कॉम्प्लेक्स की तरफ को। जो डेली रूटीन की हमारी लैंग्वेज है उसमें हम 2 टर्म्स यूज़ करते हैं, एक यूज़ करते हैं सेंटेंसेस और एक यूज़ करते हैं टेंसेस। फ़र्क सिर्फ वर्ब का, क्रिया का, काम का। सेंटेंसेस सिंपल हो सकते हैं, आई एम अ बॉय, सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई काम नहीं है, कोई वर्क नहीं हो रहा, कोई क्रिया नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, इसलिए हम इसको टेंसेस वाली कैटेगरी में नहीं रखते, राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी, आई प्ले क्रिकेट, इसमें ये जो है ना, ये वर्ब है, वर्क है, काम है। ओके, जब ये वर्ब आ जाती है तो इसको हम बोल देते हैं टेंस। फाइन, जब तक ये वर्ब ऐड नहीं हुई हम लोग सिंपल सेंटेंसेस बोल देते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। इसमें भी वही होता है, मगर सिर्फ फ़र्क इसका है वर्ब का। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, सारे के सारे टेंसेस सेंटेंसेस भी हैं। ओके, ये भी सेंटेंस है और ये भी सेंटेंस है, मगर सारे के सारे सेंटेंसेस टेंसेस की कैटेगरी में नहीं आते। जिनमें वर्ब नहीं होगा उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, टेंसेस की कैटेगरी में नॉर्मली नहीं रखते हैं। तो जब हम सेंटेंसेस सिंपल हैं, वेरी सिंपल, उसके बाद जब हम वर्ब ऐड करना शुरू कर देते हैं, काम ऐड करना शुरू कर देते हैं, तो हम लोग टेंसेस की तरफ बढ़ते हैं और कम्प्लेक्सिटी का लेवल बढ़ता जाता है। काम क्यों ऐड करना पड़ता है? क्योंकि दुनिया में कभी भी कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसा टाइम
जब हम सो रहे होते हैं ना, हमें शायद हम सोते टाइम कुछ नहीं करते, पर हम सो रहे होते हैं, वो भी काम है। ठीक है, मैं अभी इंटरनल ऑर्गन्स की बात नहीं कर रहा हूँ। सोते टाइम हमारे इंटरनल ऑर्गन्स बहुत कुछ कर रहे होते हैं, हार्ट ब्लड को पंप कर रहा होता है, लंग्स ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम कर रहा होता है, मगर फिर भी ऑन द होल एज ए बॉडी भी तो हम सो रहे होते हैं ना। सो स्लीप, सोना एक काम है। तो सोचो जब हम सोते हुए भी काम कर रहे हैं तो जागते टाइम तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं, चाहे हम बैठे होते हैं, चाहे खड़े होते हैं, चाहे चल रहे होते हैं, चाहे लिख रहे होते हैं, चाहे खा रहे होते हैं, चाहे पी रहे होते हैं, चाहे बोल रहे होते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर वर्ब्स, काम। इसलिए हमें हर काम की जानकारी होना ज़रूरी है। इफ़ वी वांट टू स्पीक गुड इंग्लिश वी शुड नो द मीनिंग्स ऑफ वर्ब्स from Hindi to English, from Punjabi to English, from your mother tongue to English. That is the most important vocabulary which we need to build up. Because English टीचर से पूछोगे वो बोलेंगे एक होता है टेंस के अंदर सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। इनका नंबर बहुत लिमिटेड है। सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स जो रोज़ की रूटीन लैंग्वेज में हम बोलते हैं उनका नंबर बहुत लिमिटेड है, आसानी से याद हो जाएंगे, जल्दी याद हो जाएंगे। बट उनसे रिलेटेड काम दुनिया भर के हैं, हज़ारों की तादाद में। तो इनको, काम को, वर्ब को आप जितना ज़्यादा ऐड करते जाओगे अपनी वोकेबलरी में उतना आसान होता जाएगा। तरीका वोकेबलरी बिल्डअप करने का अगर सिर्फ सुनोगे तो भी बहुत सारी इररिलेवेंट चीज़ें सुनाई देंगी जो शायद आप लोग आगे बोलने में यूज़ ही नहीं करोगे। अगर आप पढ़ोगे तो भी शायद बहुत सारी ऐसी इररिलेवेंट चीज़ें आपको पढ़ने में मिलेंगी जिनको आपने आगे कभी यूज़ नहीं करना। सपोज़ अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमने लाइफ में कभी यूज़ नहीं करने, मगर क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हमें वो सारे वर्ड्स पढ़ने ही पड़ेंगे, उनका मीनिंग ढूंढना भी पड़ेगा, चाहे हमें याद रहता है चाहे नहीं रहता। इसी तरह से अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं, इंग्लिश मूवी देख रहे हैं, कोई इंग्लिश सीरियल देख रहे हैं, तो उसमें भी हम सारे वर्ड्स सुनेंगे, चाहे वो हमारे काम के हैं भी चाहे नहीं भी। तो बेस्ट वे टू फिल्टर आउट कि हमारे काम की चीज़ क्या है, कैसे फ़िल्टर करेंगे? जो चीज़ें हम बोलते हैं, एक्चुअल में बोलते हैं, रोज़ रूटीन में बोलते हैं। जब हम उन चीज़ों के मीनिंग्स ढूंढना शुरू करेंगे तो हम अपनी रिक्वायर्ड वोकेबलरी को बिल्डअप करेंगे, वांटेड वोकेबलरी को बिल्डअप करेंगे। एक होगी वांटेड वोकेबलरी, एक होगी अनवांटेड। अनवांटेड भरी पड़ी है दुनिया में, बट अगर आपने उसको कभी यूज़ ही नहीं करना तो फ़ायदा क्या उस अनवांटेड वोकेबलरी को गेन करने का, एट द कॉस्ट ऑफ वांटेड या रिक्वायर्ड वोकेबलरी। जो चाहिए पहले वो लो ना, बजाय उसके जो शायद चाहिए ही नहीं या पता नहीं कब जाके चाहिए होगा। आज की डेट में आपको क्या चाहिए? आप इंग्लिश में आज की डेट में क्या बोलना सीखना चाहते हो जो आज की डेट में आप हिंदी में और पंजाबी में बोल रहे हो? एंड हु नोज बेटर दैन यू? आपकी रिक्वायरमेंट आपसे बेटर और कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि आपने क्या बोलना है, आपने कल किसी को क्या बोला था, आप आज किसी को क्या आपने बोला है, आप कल किसी को क्या बोलना चाहते हो, ये तो आप बेहतर जानते हो ना। सो स्टार्ट नोटिंग डाउन अपनी रिक्वायरमेंट। जब भी आप बोलते हो उस टाइम कोशिश किया करो कि उन वर्ड्स के, चाहे बोलो नहीं इंग्लिश में, बोलो चाहे हिंदी में पंजाबी में, बट कम से कम अपने आप से क्वेश्चन पूछा करो कि आज मैंने ये सेंटेंसेस बोले थे, इसमें से ये वर्ड पता है, इसका मीनिंग नहीं पता, ये मीनिंग मुझे चाहिए, क्योंकि ये वो वर्ड है जो मैंने यूज़ करना है एक्चुअल में। इस तरह से वोकेबलरी बिल्डअप करोगे तो आपकी रिक्वायर्ड वोकेबलरी बिल्डअप होगी। अगर आप सिर्फ पढ़ने के डिक्शनरी पकड़ ली, सारे पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 645 तक सारे वर्ड्स पढ़ लिए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एक तो रिटेंशन नहीं होनी इतनी, ठीक है, और दूसरा बहुत सारा अनवांटेड आपने पढ़ लिया। आई डोंट से कि लिसनिंग एंड रीडिंग आर नॉट गुड फॉर यू, दे आर गुड, मैंने पहले ही बोला है। बट मैंने क्या बोला? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। आप बोलते हो बहुत सिंपल हिंदी पंजाबी या कोई भी मदर टंग, आपको उससे रिलेटेड पहले वर्ड्स चाहिए।
देर इज़ नो हार्म, नो शेम इन लर्निंग सिंपल इंग्लिश फर्स्ट, बिकॉज यू विल बी एबल टू एटलीस्ट कन्वे टू अदर पर्सन कि आप क्या कहना चाहते हो, क्या समझाना चाहते हो दूसरे पर्सन को, राइट? जब आप उसमें परफेक्ट हो गए तो फिर वर्ड्स को ऐड करो, फिर फ्लारी लैंग्वेज बनाओ, फिर हैवी वर्ड्स डालो, तो आप उनको भी इंप्रेस कर पाओगे जिनको अच्छी इंग्लिश आती है। ओके, सो क्रिएटिंग इंप्रेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, नोइंग योर बेसिक नीड्स इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो हम लोग इस पे फोकस पहले करेंगे, सिंप्लिसिटी, बिल्कुल सिंपल जैसे भी हम लोग सेंटेंसेस बोलते हैं या बोलना चाहते हैं, उसमें आई वुड एक्सपेक्ट कि हर रोज़ जब भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो या वीडियो देख रहे हो, उसके बाद आप उस दिन के कम से कम कि आज मैंने क्या क्या बोला था किसी को नोट डाउन करेंगे, और उनके जो वर्ड्स आपको मीनिंग नहीं आते वो वर्ड्स आप साइड पे लिख लेंगे और उसका मीनिंग ढूंढ के आराम से मिल जाएगा। डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं है, आजकल इंटरनेट है, नेट पे आप डालोगे वर्ड, आपको उसका मीनिंग मिल जाएगा। यू विल ऐड दैट वर्ड टू योर वोकैबुलरी एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल स्पीक विद एनीबडी जो इंग्लिश जानता है, कम से कम तब आप उस वर्ड का इंग्लिश वाला वर्जन बोलोगे, अपना हिंदी या पंजाबी या मदर टंग वाला वर्जन नहीं बोलोगे। सो आई होप वी कैन टेक दिस रेजोल्यूशन ऑन डे 1 कि हमें अपनी वोकैबुलरी बिल्डअप करनी है, और वोकैबुलरी वो बिल्डअप करनी है जिसकी आज की डेट में हमें ज़रूरत है। ठीक है, धीरे धीरे फ्यूचर वाली वोकैबुलरी खुद ही बिल्डअप होती जाएगी। हो गए 15 मिनट? चलो गुड। 15 मिनट्स की क्लास थी, थोड़ा लंबा खिंच गया। विल ट्राई कि 15 मिनट में समराइज़ करके रखा करें इन क्लासेस को, बट अगर कभी लंबी भी गई तो आई होप कुछ गेन होगा, लॉस नहीं होगा। सो विद दिस पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड विल मीट अगेन, टिल द टाइम वी टेक अ ब्रेक। थैंक यू।